हाँ, जब आँख ख़राब हो गई तो फिर पहले तो जब एक आँख ख़राब हो ही गई तो हमारे जो पिताश्री थे वो हमें लेकर के इधर-उधर कई जगह गए आँख ठीक कराने के उसमें। तो मतलब ग्वालियर वगैरह, झांसी वगैरह, नोनापुर, खैराबाद, सीतापुर कहाँ-कहाँ ले गए। सीतापुर में उन दिनों डॉक्टर पाहवा थे, जिनको कि एक बार बाद में मैंने बीबीसी में भी सुना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी आँख ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में करीब-करीब 10 अरब नर्व्स होती हैं, स्नायु तंतु होते हैं। मुझे सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहे थे लाइट तो पूरी है आँख में और लेकिन वो नीचे नहीं आ पा रही, आँख में नहीं पहुँच पा रही, यहाँ माइंड से जैसे कोई बल्ब का कनेक्शन लूज़ हो जाए उसी टाइप से। तो बोले मैं खोल कर देख सकता हूँ कि इन 10 अरब नर्व्स में से कौन सी ऐसी है जिसकी वजह से ये प्रकाश यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो बोले उसमें आँख तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी, लेकिन ये संभावना मुझे लग रही है कि फिर माइंड गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है मस्तिष्क जो है विकृत हो जाए। तो वो तो फिर नहीं कराया गया। बाकी उन्होंने कहा या फिर ये जो अंडा वगैरह है ये खिलाया जाए तो इतनी गर्मी पहुँचे माइंड में कि मतलब शायद लाइट आ जाए। तो अब चूँकि हम लोग सनातन धर्मी ब्राह्मण हैं और वही परिवार हमारा 6-7 पीढ़ियों से खानदान में चला आया, वही पुरोहिती का कार्य जो है पांडित्य का। तो लोगों ने कहा भाई हम तो इसको नहीं कहेंगे खाने के लिए, लेकिन इसको पूरी अपनी ज़िंदगी बितानी है, तो अगर ये चाहे तो ये खा सकता है। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं खाएंगे। और फिर उसके बाद घर में ही बने रहे काफ़ी दिनों तक। और चूँकि माँ भी अध्यापिका थी, पिताजी भी हेडमास्टर थे, घर में ही कन्या पाठशाला खुला हुआ था, तो बस बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। और जो पढ़ाई लिखाई दिन में बच्चों की होती थी मैं बैठा रहता था किताब लेके, छूता रहता था उसको, टटोलता रहता था और उसके पन्ने गिनता रहता था मन ही मन में अपने आप। जैसे कोई बहुत बड़ी किताब, पहले छोटी कॉपी की गिने, फिर किसी बड़ी किताब के गिन लिए और गिन करके कहता था शाम को कि देखो मैं बता सकता हूँ कि इसमें कितने पेज हैं। अब चूँकि जितने पन्ने हमने गिने हैं उसके डबल कर दिए, तो 2-3 पेज इधर उधर होते थे, अन्यथा वही हो जाता। लोग कहते थे हाँ क्या बात है, देखो इसको कैसे है, कोई इसमें नेचुरल गिफ्ट है, सो कोई जो है प्राकृतिक देन है जिसकी वजह से ये है। और हम सोचते सोचते कुछ दिन तक ये क्रम चलता रहा। और फिर मैंने सोचा कि भाई अगर ये जो इसमें इसके पन्ने हैं, ये जो इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, अगर ये हम उंगली से छू सकते हैं इनको, छूने से, क्योंकि हमें तो सपाट पन्ना लग रहा है, उसमें कुछ कहीं लिखा हुआ है नहीं। इंक प्रिंट में जो लिखा है, सनेत्र लिपि में जो लिखा है, छूने में तो पता नहीं लगता। पर मैंने कहा अगर ये छूने में पता लग सकता होता तो क्या पता मैं पढ़ लेता इनको। उन दिनों एक ये ख़ास बात, आम बात थी कि जो लोग हाई स्कूल, आज तक तो BA MA PhD लोग बड़े आसानी से कर ले रहे हैं, पर उन दिनों हाई स्कूल पास करना भी एक बहुत बड़ी अहमियत मानी जाती थी। हाई स्कूल में जो लोग फेल हो जाते थे तो कई लोग जाकर के ट्रेन में कट जाया करते थे, मतलब कि अपने आप को ही समाप्त कर लेते थे। तो उनका नाम अखबार में आ जाया करता था, पेपर में, कि फला ऐसा हुआ। मैंने कहा तो अगर मैं भी ऐसा कुछ करूं तो कम से कम मेरा नाम पेपर में तो आ ही सकता है यहाँ रहने की बजाय। तो एक दिन रात में जो है जब सब लोग सो रहे थे तो मैं, अच्छा उसके पहले मैं कई बार प्रयास कर चुका था अपने जीवन को समाप्त करने के लिए, तो लेकिन मैं, ईश्वर की कृपा थी, आप क्या होनहार थी कि मैं मर नहीं पा रहा था। तब मैंने यही सोचा कि मैं अगर ट्रेन में कट जाऊंगा तो मेरा पेपर में नाम आ जाएगा। और ये सोचकर अब मैंने रेलवे स्टेशन भी नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। अब जब ट्रेन आई तो मैंने सोचा कि यार ट्रेन ऐसी इतनी तेज़ आवाज़ करके ये रेल आई है, ऐसी चलती है। मैं तो तब तक केवल बैलगाड़ी में बैठा था और वही देखी भी थी मैंने। तो हमने एक बार बैठ कर देख ही लिया जाए। और उसमें हम जब
चढ़ गए ऊपर और बैठे, वो चली और उसमें जगह जगह पर वो जो साइड में सीटें होती हैं, साइका इसे बोलते हैं या बर्थ कह लीजिए, तो वैसे हमको चले बेंचें क्यों लगी हुई साइड साइड में, एक पर लेट गए आराम से, तो नींद आ गई। और झांसी तक जाना था उस गाड़ी को। वो झांसी जब पहुंची तो जब वहाँ से इंजन अलग हो गया, वो सफाई करने वाला आया, उसने कहा चलो उतरो नीचे, ये यार्ड में जा रही है गाड़ी। अब यार्ड में जा रही कि यार्ड में जा रही हमें क्या समझ में आना था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उसने एक प्रकार से ज़बरदस्ती उतार ही दिया मुझे। और वहाँ पर जो है फिर आवाज़ें भी अलग सी थीं, भाषा भी अलग थी, नीचे मतलब ज़मीन भी अलग, कहाँ देहात गांव और कहाँ झांसी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ मैं खड़ा था कि अब मैं कहाँ आ गया हूँ और क्या करूँ, घर भी छूट गया भाई और मैं कट भी नहीं पाया रेल से। तो किसी आदमी ने आके कहा कि हाँ भाई कहाँ जाना है, ग्वालियर जाना है, क्योंकि ग्वालियर जाने की गाड़ी खड़ी हुई थी सामने। अब मुझे तो पता नहीं था क्या ग्वालियर कहाँ कैसे क्या है, लेकिन हमारे मुंह से सिर्फ हाँ निकल गया कि हाँ। उसने ले जाके ज़बरदस्ती मुझे उसमें बिठा दिया गाड़ी में और वो गाड़ी चल पड़ी। और वहाँ जब जाके उतरे, गाड़ी फिर चली गई फटाफट, उसको 1-2 मिनट मुश्किल से रुकी होगी। मैंने कहा वो गाड़ी भी चली गई और घर भी छूट गया और मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। अब क्या करें, हमने कहा चलो देखते हैं भाई आगे बढ़ते हैं क्या है। तो आगे बढ़े तो प्लेटफॉर्म के नीचे जहाँ लाइनें होती वहाँ बहुत नीचा था, जाके वहीं गिरे धड़ाम से। लोग दौड़े, ओहो देखो अंधा मर गया, अंधा मर गया, अंधा मर गया। अच्छा, अब मैंने टटोला तो मेरे हाथ में लाइन आ गई। मैंने कहा ओहो, इसी के ऊपर से तो आवाज़ आ रही थी गाड़ी की जिससे गई है। तो मैंने उसको पकड़ लिया। वो लोग मुझे ऊपर को खींच रहे थे और मैं छोड़ नहीं रहा था उसको, क्योंकि मैंने कहा कि अगर वो ये उधर ले जाएंगे तो फिर मैं दोबारा गिर सकता हूँ यहाँ। तो लोग, जब मैं नहीं जा रहा था, लोगों ने कहा नहीं ज़बरदस्ती इसको उठाओ। 2-3 लोग और आए तो मैंने कहा ये लोग तो ले तो जाएंगे। तो मैं जल्दी से दूसरे साइड में चला गया, निकल कर उनसे टकराते हुए रेल लाइनों से चौड़ाई में दूसरे साइड में क्रॉस करके जब चला गया तो लोगों ने कहा बस ठीक है अब रहने दो, वहाँ कोई बात नहीं। और वहाँ से अब भूख तो लगी थी मुझे। घर से जब मैं चला था तो मेरी जेब में 27 रुपये थे उस समय, जो मेरे पास जैसे कभी दंगल के टाइम में, त्यौहार पर, कोई मेला त्यौहार में बच्चों को जैसे पैसे दिए जाते हैं मुझे भी देते, मैं अपने इकट्ठे करता रहा था। आज शायद 27 लाख अगर जेब में हो तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना कुछ 27 रुपये पर था। तो वहाँ से मैं, जो मेरे पैर के नीचे, अब नंगे पैर ही था, चप्पल वगैरह कुछ थी नहीं, वहाँ से चला तो पक्की मतलब जगह मिल गई मुझे। वहाँ चलता गया, 100-150 कदम चला होऊंगा तो मुझे कुछ खुशबू सी आई। उसी खुशबू के सहारे में उस साइड में पड़ा और वहाँ मैंने देखा कि हाँ भाई कोई चीज़ बन रही है और बिक रही है, लोग खा भी रहे हैं। देखा मतलब अनुभव किया खुशबू से। तो उसने, मैंने कहा भाई खाने के लिए जो है कुछ दो मुझे, तो उसी भाषा में कहा था, हिंदी तो आती नहीं थी बोलनी। उसने कहा कि भाई पैसे वैसे हैं कुछ, तो मेरे पास तो जेब में पैसे थे ही। मैंने 1 रुपया निकाला, उसने मुझे एक पत्ते में कुछ वो दिया, पता नहीं वो चाट रही होगी या पकौड़ा रहा हुआ या जो ये क्या टिक्की टाइप की बनाते हैं ऐसा ही कुछ था। इतने में एक तांगा उधर से निकला और जिसको कि सवारियाँ चाहिए तो उसने चिल्लाया और जगहों के नाम लेते हुए उसने अंधों की पाठशाला भी कहा। उसने कहा भाई मुरार लश्कर कहाँ, ग्वालियर बाड़े चलना है, अंधों की पाठशाला। और मुझे एकदम शौक लगा कि अंधों की पाठशाला भी होती है कोई। तो वहाँ से फिर शुरू हो गई पढ़ाई और उसके बाद 6वीं क्लास के बाद से मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने इंदौर में जाके पढ़ाई की, इंदौर में कुछ दिन रहा, वहाँ मन लगा नहीं। फिर इधर लखनऊ में आए और लखनऊ में उन्होंने कहा कि भाई 6th पास है, 7th में एडमिशन होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन पहले ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की आपने हैं? लखनऊ में भी ब्लाइंड स्कूल में? हाँ जी हाँ, वहाँ 6th 7th 8th वहीं से किया, लेकिन उसको बड़े मुश्किल से एडमिशन वहाँ इसलिए मिला था, मतलब ये समझ लीजिए तीसरी बार मैं 6th में फिर एडमिशन ले रहा था, क्योंकि एक तो उधर जब ब्लाइंड हुआ तब 6th में ही था शायद मैं, और फिर पहली क्लास से 6वीं तक वहाँ ग्वालियर में पढ़ाई की। और फिर लखनऊ में हर टीचर ने कहा कि हमारे यहाँ ये 7th में भी चल जाएगा आराम से, लेकिन इंग्लिश मास्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ 3rd में भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर 6th में जाके मैंने ABCD से सीखना शुरू किया था, जैसे आम इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर मतलब पहली क्लास से ही अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी। तो इस वजह से फिर
तीसरी बार तो संगीत से जुड़ाव का किस प्रकार से हुआ, बचपन से था या पढ़ाई के? नहीं, वहाँ पर एक सब्जेक्ट था शुरू से ही संगीत। ग्वालियर तो संगीत का खजाना है, तो वहाँ पहली क्लास से हमने न केवल पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कुर्सी बुनाई है और वाद्य संगीत है, गायन है, ऑर्केस्ट्रा अलग से है, ब्रेल अलग से है, संस्कृत अलग से है, और अतिरिक्त जितने सब्जेक्ट्स होते हैं सब था वहाँ। और उसके पहले जब आँख ख़राब हो गई तो जितने दिन मैं घर रहा हूँ, तो चूँकि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही, तो हमारे दादाश्री ने कुछ भजन वगैरह भी मुझे याद करा दिए थे कि भाई करो, शायद तुम गा सको इनको किसी टाइप से गुनगुना के। तो वो था, लेकिन विधिवत शिक्षा तो वहीं से प्रारंभ हुई थी संगीत की। तो पूरे 6 वर्ष जब मैं ग्वालियर में रहा, 6-7 वर्ष पूरे वर्ष मैंने जो है संगीत सीखता रहा, और पूरे वहाँ से कई गुरुओं के बाद संगीत सीखा वहाँ। और इंदौर में भी उस्ताद शेख शमसुद्दीन खां साहब थे, उनके पास भी संगीत सीखा। उसके बाद फिर लखनऊ में आकर के भातखंडे में भी सीखता रहा, भारतीय संगीत विद्यालय एक था, वहाँ सीखता रहा। वहाँ के ब्लाइंड स्कूल में भी एक अलग गुरु थे संगीत के, उनसे भी सीखता रहा। और उसके बाद फिर यहाँ देहरादून आया तो यहाँ भी सीखता रहा। लोगों से मैं यही कह कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है, ठीक है भाई कराओ जहाँ तक हो सके। तो इस प्रकार संगीत तो बहुत जगह चलता रहा है। तो ये संगीत की साधना मतलब आपकी जारी रही? हाँ, बिल्कुल। वो तो जब तक यहाँ मैंने आके जब एडमिशन लिया है 9th में देहरादून में, तो प्रिंसिपल ने मुझे ऑडिशन के लिए भेजा था दिल्ली रेडियो स्टेशन पे। इतना बढ़िया उसको लगा था हमारा वायलिन और गायन के लिए भी। और वहाँ निश्चित रूप से जितने लोग ऑडिशन में आए थे उन सबसे अच्छा मैंने किया था। तो ऑडिशन के बाद जो क्लर्क था उसने कहा कि भाई किया तो तुमने बहुत अच्छा, पर ये बताओ कि कुछ जेब में कितना है? तो मैंने कहा क्या मतलब? बोला हाँ जी हाँ। मैंने कहा कि मेरा सबसे अच्छा हुआ है, आप भी कह रहे हैं अच्छा हुआ है, तो फिर क्या मतलब? बोले भाई देखो हुआ तो आपका सबसे अच्छा ज़रूर है ऑडिशन, लेकिन निश्चित रूप से अगर भाई जिसकी दक्षिणा देखोगी उसी की बात बन पाएगी। पर मैंने कहा आप कौन है? बस फिर वो अलग चला गया, फिर नहीं बोला कुछ। तो मेरे जेब में 20-22 रुपये थे उस समय टोटल। तो निश्चित रूप से खैर मेरा हुआ भी नहीं वहाँ। और उसके बाद फिर मैंने साधना खुद भी प्रारंभ ऐसी कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं ये तो जानता हूँ अभी कि मुझे बहुत बढ़िया आता है, कई लोगों से मैंने सीखा है, लेकिन साधना मैंने नहीं की है। तो मैं इतनी साधना करूँगा कि कोर्ट्स में चैलेंज करके फिर मैं कहूँगा कि बताओ क्या गलती है, मेरी क्या कमी है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं ले रहे हो, अन्यथा जाऊँगा। तब मैंने साधना बहुत की, अकेले 6-6 घंटे अभ्यास किया बैठकर। और यहीं इसी कैंपस में सामने ये मस्जिद बनी हुई है अंदर, जिस रास्ते से आप होकर के आए ना, सामने जो इधर को घूमे हैं, तो यहाँ ना घूम के लेफ्ट राइट साइड में है। तो यहाँ पहले कोई लोग ये नमाज वमाज पढ़ने नहीं आते थे, खाली सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे इसमें, और डर के मारे लोग नहीं जाते थे कि पता नहीं कौन लोग रहते हैं, कैसा क्या कुछ है, उल्टा सीधा जो लोगों का अंधविश्वास जो होता है। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई धारणा थी नहीं, मैं आराम से जाके बैठ के वहीं अभ्यास करता था कई घंटों तक अपना वायलिन का, गायन का। और उसके बाद फिर हाई स्कूल जब यहाँ से हो गया, यहाँ की ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग यहाँ की छूट गई। फिर यहाँ DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद अपना साथ साथ पढ़ाई चलती रही, और ट्यूशन्स वगैरह भी म्यूज़िक हमने शुरू कर दिए, और पार्ट टाइम जॉब भी शुरू किया, और इधर उधर इंटरव्यू भी देता रहता था। तो मतलब 24 में से समझ लीजिए 19 घंटे काम करता था मैं। यानी कुर्सियाँ वगैरह बनाना भी करता था, ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, रीडर से अपनी किताबें भी सुनता था, कॉलेज भी ज्वाइन करता था, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, सब चलता था। और ये विवाह आपका उस बीच कब? ये तो बहुत बाद की बात है। फिर जब मैं यहाँ सर्विस में आ गया हूँ, क्योंकि सर्विस में कैसे आपने ले, इस बारे में थोड़ा सा? सर्विस में मैंने टोटल 34 इंटरव्यू दिए थे। एक सेकंड मतलब 8:48 पर या 48 पर या 49 पर हम शुरू कर देते हैं प्रार्थना। उस बीच में ये अपना बेल पर वगैरह का शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना?
नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रेल प्रेस वगैरह का कैसे आप शूट करेंगे? ब्रेल प्रेस भी 9 बजे से पहले नहीं खोलेंगे। सुबह 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद हैं? 9 बजे। हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि आप जब तक भी रहना चाहें दिन में, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो हम ड्यूटी पर होंगे ही, कोई बात नहीं। और आप कल स्टोरी के लिए जैसे एक दो और जो लोग ऑफिसर्स जो काम करते हैं उसमें, उनके भी इंटरव्यू हम ले लेंगे, छोटे छोटे जो होते हैं ना इंटरव्यू, क्योंकि ये अलग है कहानी जो आपकी हम अभी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये अलग है, ये आपके ऊपर आपकी कहानी है, पर वो एक सामाजिक दूसरी कहानी बनेगी, वो पूरे इंस्टीट्यूट पर कहानी बनेगी जो किसी और डिपार्टमेंट के संपर्क में, या मान लीजिए एक दो छात्र छात्राओं से ही हमने बात करी। तो हमने अभी आपकी शिक्षा और संगीत की बात की, तो आपने अपनी 12वीं की, तो आपने अपनी जो 12वीं की शिक्षा है वो NIVH से संपन्न? ना 12वीं तक तो खैर तब था ही नहीं यहाँ, मतलब NIVH अब तो इसका तीसरा नाम है, पहले TCAB इसका नाम था ट्रेनिंग सेंटर का, और स्कूल अलग था राजपुर में, तो वो 10वीं तक ही था, और 10वीं तक पढ़ने छोड़ करके फिर मैंने यहाँ ट्रेनिंग ले ली थी, आकर ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले लिया था यहाँ जहाँ आज बैठा हूँ 10वीं क्लास के बाद से ही, और प्राइवेट इंटर का फॉर्म भरा था अलग, जिसका यहाँ से कोई संबंध नहीं था। राजपुर में बहुत ऊपर है वो शहनशाही आश्रम, आप गए होंगे कभी, तो वो वहाँ से फॉर्म भरा था और रहता मैं यहाँ था, और मेरा सेंटर पड़ा था जा कर के लक्ष्मण विद्यालय जो रेलवे स्टेशन क्रॉस करके आता है उधर। तो आप खुद समझ लीजिए कि जब इम्तहान देने में 12वीं का गया था तो यहाँ से तो कोई हमारा उससे सपोर्ट था ही नहीं, उसके लिए पैदल जाता था यहाँ से कहाँ तक, आगे वो भंडारी बाग तक, क्योंकि राइटर हमारा जो लिखने वाला था वो वहाँ रहता था, क्योंकि आजकल तो इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले बहुत ज़बरदस्त था कि भाई जो भी लिखने वाला हो वो न केवल एक क्लास नीचे हो, बल्कि उसके 40% से अधिक मार्क्स नहीं होने चाहिए। जी, अब इस पे आते हैं, थोड़ा सा मैं सवाल बदलूंगी। जो पढ़ाई के पश्चात जो आप NIVH से जुड़े बतौर ऑफिसर की हैसियत में, तो ये किस प्रकार से हुआ, ये सफ़र किस प्रकार से तय किया आपने? ये तो मतलब यहाँ से तो मेरा संपर्क खत्म ही हो गया जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, और उसके बाद फिर मैं इधर उधर इंटरव्यू देता रहा जा कर के अपनी सर्विस के लिए। तो 34वां इंटरव्यू था यहाँ पर, 33 में मुझे मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो कुछ मांगा जाता था, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती थी उससे कई गुनी अधिक मेरी होती थी, लेकिन मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे लोग नहीं रखते थे, क्योंकि तब ब्लाइंड के बारे में लोग इतने जागरूक नहीं थे, कहते नहीं कैसे कर पाएंगे। एवन मतलब एक जगह तो मुझे प्रिंसिपल से इतनी ज़बरदस्त बहस करनी पड़ी थी, शायद आपको पता हो, ये टर्नर रोड है ना जो क्लेम टाउन मोड़, तो वहाँ पर स्कूल है राजा राम मोहन राय एकेडमी जी, तो वहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर बोस थे, पोस्ट निकली थी उसमें अखबार में, तो मैं गया, मैंने अपने सर्टिफिकेट्स दिखलाए उनको, डिग्रियाँ वगैरह, मतलब पढ़ भी रहा था ना उन्हीं दिनों DAV में एडमिशन लेकर, DAV PG में पढ़ भी रहा था मैं। तो उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद बड़ी तारीफ़ की, बोले लेकिन आप पढ़ा नहीं सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? बोले नहीं आप ब्लाइंड हैं इसलिए। मैंने कहा मैं तो आपको भी पढ़ा सकता हूँ। फिर उनको गुस्सा आ गया, बोले अच्छा आपको पता है आप किससे बात करना है? मैंने कहा आप मिस्टर बोस से बात कर रहा हूँ। बोले मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा आप अभी मेरे प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि आप तो कह रहे मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ, तो आपका मैं एम्प्लॉय भी नहीं हूँ। बाद में फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप मुझे पढ़ाइए। तो मैंने कहा हाँ कहिए सा। तो बोले क्या? बोले सा। मैंने कहा क्या मतलब होता? बोले एक अक्षर है। मैंने कहा बस यही आता है, यही तो मैं पढ़ाऊँगा आपको। और फिर सा को संगीत में क्या कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, वैदिक काल में क्या कहते थे, ऐसे करके मैंने करीब आधा घंटे तक लेक्चर दिया उनको केवल सा के ऊपर, और तब उन्होंने मेरा वहाँ किया था। तो मतलब हर जगह कहने का ये कि लोग सब कुछ होते हुए भी, जहाँ आज आप हमारी ये चूँकि टेप हो रहा है, मिसेस अग्निहोत्री जहाँ सर्विस कर रही हैं, वहाँ भी मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, और वो मुझे हरा नहीं पाए थे क्वालिफ़िकेशंस में, लेकिन मेरा कह दिया था, मतलब हर उनके तर्क को मैंने जब निरस्त कर दिया तो उनके ठीक है आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, आपको हम घर पर सूचित करेंगे, जाइए। पहले तो चौकीदारी अंदर घुसने नहीं दे रहा था मुझे वहाँ। तो
मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, सुधा डबराल नाम था उसका अपॉइंटमेंट हुआ। उसने लड्डू खिलाया मुझे लाके कि भैया जी मेरा फला जगह ऐसे हो गया। फिर अब वहाँ से NIVH किस प्रकार से है? तो उसके बाद जी 33वां, जब 33 इंटरव्यूज़ में नहीं हुआ हमारा, 34वां यहाँ था। तो चूँकि मैं यहाँ का ट्रेनी भी रह चुका था, यहाँ सबको जानता भी था, मुझे पता था मेरा तो होना है ही नहीं, जिसका होना उसका सब पहले से ही निश्चित था। पर फिर भी मैंने कहा मैं ज़रा आनंद लेने के लिए देखूं तो सही कि भाई कैसे कैसे क्या नाटक करते हैं इंटरव्यू का। और तब यहाँ आकर के इंटरव्यू में अचानक सम्मिलित हो गया था मैं। और उसमें फिर मैंने ये भी कहा, क्योंकि मुझे पता था मेरा होना तो है ही नहीं यहाँ, क्योंकि मेरा ना कोई परिचित है यहाँ, और इज़म तो यहाँ बहुत ही चलता है, खैर वो तो है ही है। उनमें से भी मैं कुछ नहीं, कैटेगरी में नहीं आता था किसी टाइप से। 27 लोग थे। ग्वालियर तो संगीत का खजाना है, तो वहाँ पहली क्लास से हमने न केवल पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कुर्सी बुनाई है, और वाद्य संगीत है, गायन है, ऑर्केस्ट्रा अलग से है, ब्रेल अलग से है, संस्कृत अलग से है, और अतिरिक्त जितने सब्जेक्ट्स होते हैं सब था वहाँ। और उसके पहले जब आँख ख़राब हो गई तो जितने दिन मैं घर रहा हूँ, तो चूँकि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही, तो हमारे दादाश्री ने कुछ भजन वगैरह भी मुझे याद करा दिए थे कि भाई करो, शायद तुम गा सको इनको किसी टाइप से गुनगुना के। तो वो था, लेकिन विधिवत शिक्षा तो वहीं से प्रारंभ हुई थी संगीत की। तो पूरे 6 वर्ष जो मैं ग्वालियर में रहा, 6-7 वर्ष, पूरे वर्ष मैंने जो है संगीत सीखता रहा।